स्वागत है आप सभी लोगों का अच्छी हमारी इस क्लास में। इंडियन पॉलिटी की चर्चा हम लोग पिछले कई सत्रों से कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग बेसिक पॉलिटी फिनिश करके पार्ट नंबर 5 तक आ चुके हैं। पार्ट नंबर 5 में क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए इसको 5 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने प्रेसिडेंट और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा कर ली और आज हम लोग पार्लियामेंट शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान रहे पार्ट नंबर 5 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्लियामेंट, जिसकी कहानी आर्टिकल नंबर 79 से शुरू होती है और 123 यानी कि ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट पर जाके समाप्त होती है। पार्लियामेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको पार्ट नंबर 5 की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि भारत की जो संसदीय संरचना है वो किस प्रकार की है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, इनके अंदर सीटों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सदस्य कहाँ पर बैठते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो वो लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहें तो रिवीजन के तौर पर उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग शुरू करते हैं सीधे पार्लियामेंट। तो जब आर्टिकल नंबर 79 हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट मिलता है, यानी कि संसद की संरचना कैसी होगी इससे संबंधित प्रावधान यहाँ पर हमें मिलता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 83 में हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सत्र की समय सीमा कितनी होगी और यदि इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सत्र का फिर क्या किया जाएगा। आर्टिकल 85 में हम लोग पढ़ते हैं संसद के सत्र, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 87 में हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। इसी तरीके से आर्टिकल 99 में हम लोग पढ़ते हैं ओथ एंड एफर्मेशन बाय द मेंबर्स, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो शपथ किस प्रकार से लेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 93 में हम लोग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे और आर्टिकल 100 में हम लोग पढ़ेंगे कोरम प्रोसीजर, यानी कि गणपूर्ति का प्रावधान। इसी तरीके से आर्टिकल 105 में हम लोग पढ़ेंगे पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। 108 में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का जो ज्वाइंट सत्र होता है, संयुक्त सत्र होता है, उसको पढ़ेंगे। 110 में हम लोग धन विधेयक मनी बिल को पढ़ेंगे। 112 में हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को पढ़ेंगे। 117 में हम लोग पढ़ेंगे वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल को और फिर आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए अध्यादेश को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की जब बात करेंगे तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आप लोग ये संसद का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये रेड कलर का जो अपर हाउस आपको नज़र आ रहा है ये है राज्यसभा और नीचे ग्रीन कलर का जो लोअर हाउस दिख रहा है ये है लोकसभा। इसकी चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं कि राज्यसभा में एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट होगा। टोटल सीट्स यहाँ पर 250 होती हैं और अगर ये सीट्स भरी होंगी तो इनका अरेंजमेंट 238 और 12 के रूप में होगा। लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में जो सांसद हैं वो 245 हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। इसी तरीके से राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा का तो कोई टेन्योर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो भी सदस्य बैठेंगे वो 6 साल के लिए बैठेंगे, यानी कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से रिटायर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ लिया था। लोकसभा की अध्यक्षता जो व्यक्ति करेगा उसे हम लोग लोकसभा का स्पीकर कहते हैं और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाएगी। यहाँ के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता और चूंकि लोकसभा भंग हो जाती है इसीलिए इसे हम लोग लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब लोकसभा पूरी भरी होगी तो यहाँ पर कुल 552 सीटें होंगी जिनको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। 550 यहाँ पर इलेक्टेड सीटें होंगी और 2 होंगे एंग्लो इंडियंस। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत एंग्लो इंडियंस की सीट को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए लोकसभा में अब बची 550 इलेक्टेड सीटें, जिसमें वर्तमान समय में 543 सदस्य बैठे हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर की जो डिटेल्ड कहानी है वो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, यानी कि आर्टिकल नंबर 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पर होता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं और बात आती है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस की। आर्टिकल 83 हमें बताता है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी द हाउस ऑफ द कॉमन शैल बी एक्सटेंडेड फॉर द 1 ईयर। ध्यान रहे कि यदि 3 परिस्थितियों के चलते देश में आपातकाल लगा दिया गया है तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि आपातकाल के दौरान चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। और इस कार्यकाल को आप पहले 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, वर्ष 1962 में, वर्ष 1971 में और वर्ष 1975 में। हालांकि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने संबंधी सूचना हमें कहीं पर प्राप्त नहीं होती है। तो ये था आर्टिकल नंबर 83। 83 से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है 85, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सत्र। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि संसद का काम हमारे देश में कानून बनाना है, लेकिन क्या हमारे सांसद कानून बनाने के लिए पूरे साल संसद में मौजूद रहते हैं? जी नहीं। जिस तरीके से हम सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए अपने दफ्तर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ की एक ड्यूरेशन होती है। तो उसी तरीके से संसद में भी काम करने की एक ड्यूरेशन होती है, और उस ड्यूरेशन को माना गया है 100 दिन, 100 डेज। अर्थात संसद को 100 दिनों तक कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन 100 दिनों तक भी कोई लगातार बैठता नहीं है, इसीलिए इन 100 दिनों की अवधि को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। साल में पहली बार जब हमारे सांसद संसद में बैठेंगे तो उसे हम लोग समर सेशन या ग्रीष्मकालीन सत्र कहेंगे, और यही संसद का पहला सत्र होता है। क्योंकि इस सत्र में बजट भी लाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे बजट सेशन या बजट सत्र भी कहते हैं, और इसकी अवधि होती है लगभग 1 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च के आसपास। ठीक इसी तरीके से जब हमारे सांसद वर्ष में दूसरी बार मिलते हैं तो उस सत्र को मॉनसून सत्र कहा जाता है, और इसकी अवधि होती है करीब करीब 15 जुलाई से 10 अगस्त तक। हालांकि ये डेट्स फिक्स नहीं है, सरकार अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर ही संसद के सत्रों का आयोजन करती है। ध्यान रहे, इस सत्र को मॉनसून सत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये महीने हमारे देश में मॉनसून के महीने होते हैं, बारिश हो रही होती है, और बारिश के आधार पर ही इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश के किसानों का हित होगा या अहित होगा। उनके हितों को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाई जानी हैं उन पर आधारित होता है ये मॉनसून सत्र। ठीक इसी तरीके से जब तीसरी बार साल में हमारे सांसद मिलते हैं तो उसे विंटर सेशन कहा जाता है, जिसकी समय सीमा लगभग 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इन तीनों सत्रों को मिला लें तो आप पाएंगे कि करीब करीब 100 दिनों तक हमारी संसद कार्य कर लेती है। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सत्र का समय तो निश्चित नहीं है, सरकार अपनी सुविधा के अनुसार ही सत्र बुलाएगी, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यदि 6 माह से अधिक का गैप हो गया तो इसे सरकार की विफलता माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि संसद के सत्रों का आयोजन इस प्रकार से किया जाए कि 3 से 4 महीने के गैप के बीच में ही हो जाएं, तभी एक साल में 3 सत्र बुलाए जा सकेंगे। और एक ज़रूरी बात, जब भी संसद के सत्र को बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाएगा। चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, इसलिए उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 85 की कहानी भी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला आर्टिकल होता है 87, जिसमें हम लोग सीखते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग कभी स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में अपने जाते हैं और जब हमारा पहला दिन होता है तो ठीक पहले ही दिन कार्य शुरू नहीं हो जाता है, या कॉलेज के पहले ही दिन आपको ढेर सारा काम दे करके पढ़ाई नहीं शुरू हो जाती है। जिस तरीके से कॉलेज के पहले दिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपके प्रोफेसर आके आपको एक ओपनिंग स्पीच देते हैं, कॉलेज के नियम कायदे कानून बताते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामनाओं के साथ एक हैप्पी डे मनाया जाता है। उसके बाद फिर कॉलेज प्रोसीडिंग शुरू होती हैं। ठीक इसी तरीके से राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के दौरान भी होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र की पहली बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सत्रों को अलग अलग संबोधित कर सकता है, और अगर ना चाहे तो वो अलग अलग सत्रों में जाकर के भी संबोधित कर सकता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति की यह स्पीच तैयार करी जाती है। और राष्ट्रपति चूंकि हमारे देश के गार्जियन भी हैं, मुखिया भी हैं, प्रथम नागरिक भी हैं, इसलिए राष्ट्रपति से यह उम्मीद करी जाती है
कि वो अपने इस अभिभाषण में सांसदों को कुछ ऐसी सलाह दें, कुछ ऐसी सूचनाएं प्रेषित करें जो उनके हित में हो। साथ ही साथ सरकार की जो पिछले वर्ष की अचीवमेंट्स है वो भी सांसदों को बताई जाती है। अगले साल को और बेहतर कैसे बनाया जाना चाहिए ये भी सांसदों को सीख दी जाती है। तो इस तरीके से स्पेशल एड्रेस या विशेष अभिभाषण की कहानी समाप्त होती है, जिसका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 87 में। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 99 हमें बताता है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स के बारे में, सदस्यों की शपथ संबंधी प्रावधान। अब तो लाइव टेलीकास्ट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपने टीवी पे लाइव प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ लेते देखा होगा। लेकिन क्या आपने लोकसभा के सांसदों को भी शपथ लेते देखा है? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं संभव है क्योंकि यदि राष्ट्रपति 543 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे तो ये एक लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा। राष्ट्रपति भी बेचारे खड़े खड़े बीमार हो जाएंगे और ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोसेस जो है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए सदस्यों की ग्रुप शपथ होती है, समूह में इनको शपथ दिलवा दी जाती है। तो देखा यह जाता है कि लोकसभा में एक ऐसा सांसद जो सीनियर हो। अब यहां पे सीनियरिटी के दो आधार हैं। पहला आधार यह है कि वो उम्र में सीनियर हो, योग्यता रखता हो, साथ ही साथ अनुभव में भी सीनियर हो, योग्यता रखता हो। जैसे किसी व्यक्ति की आयु है 55 वर्ष और वो लगातार 4 बार से सांसद बनता चला आ रहा है तो उसे सीनियर माना जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र है 70 वर्ष और वो पहली बार चुनाव जीता है तो उसे सीनियर नहीं माना जाएगा। तो ऐसा एक सीनियर व्यक्ति सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा और इस सीनियर व्यक्ति को कहा जाएगा प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रहे, प्रोटेम स्पीकर का काम है सदस्यों को शपथ दिलाना और ये मेंबर ऑफ लोकसभा ही है, सभी सांसदों के जैसा है। तो प्रोटेम स्पीकर अपनी सीट पे खड़ा होगा और पर्चे पे लिखी हुई शपथ को पढ़ना शुरू कर देगा। उसके पीछे पीछे सारे सांसद शपथ पढ़ेंगे और इस तरीके से लोकसभा के सदस्यों के शपथ के प्रावधान पूरे हो जाएंगे। ध्यान रहे, प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द लोकसभा मेंबर। इसलिए यदि आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, वर्ष 2014 15वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे और वर्ष 2019 में जब लोकसभा नई चुन करके आई तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आंसर जिसे पता है फटाफट लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओथ एंड एफर्मेशन के बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से संबंधित प्रावधान होते हैं। जैसे किसी क्लास को चलाने के लिए एक मॉनिटर की आवश्यकता है, उसी तरीके से लोकसभा को भी चलाने के लिए एक मॉनिटर की आवश्यकता है। राज्यसभा में हम लोगों ने सीखा था कि वहां पे तो एक्स ऑफिसो है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता क्योंकि लोकसभा एक चुनी हुई सभा है, इलेक्टेड बॉडी है। इसलिए यहाँ पर स्पीकर के तौर पर भी हम एक इलेक्टेड मेंबर को ही रखते हैं जो कि लोकसभा का ही मेंबर होता है और इसकी जो ओथ है वो भी सीनियर मेंबर के द्वारा ही दिलवाई जाती है और स्पीकर ओवरसीज द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की समस्त कार्रवाइयां जो हैं वो स्पीकर के अधीन ही होती हैं। यदि लोकसभा के स्पीकर को कभी रिजाइन करना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेगा और कभी अगर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो लोकसभा के स्पीकर को करेगा। ध्यान रहे, संसद की कार्रवाइयां बहुत लंबी लंबी होती हैं। कई बार किसी महत्वपूर्ण बिल पर डिस्कशन करने के लिए ये सदस्यगण सुबह ही बैठ जाते हैं और देर रात तक बैठे रहते हैं, तो एक ही चेयर पर लंबे समय तक बैठा रहना संभव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति इतना सारा बोझ नहीं उठा सकता अपने कंधों पर, इसीलिए स्पीकर के नीचे डेप्यूटी स्पीकर का भी प्रावधान होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों ही पद होते हैं, सदन के ही सदस्य होते हैं, इनसे संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है, ये बस एज ए मॉनिटर काम करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि लोकसभा के भंग हो जाने पर लोकसभा स्पीकर का पद बना रहता है। ये एकमात्र ऐसा पद होता है जो लोकसभा के भंग होने पर भंग नहीं होता क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे कार्य करने होते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की कहानी के बाद अब हम लोग सीधा चलते हैं आर्टिकल नंबर 100 की तरफ, जिसमें बताया गया है कोरम प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोरम प्रोसीजर कहते किसे हैं। कल्पना करिए कि आप क्लासरूम में क्लास पढ़ने के लिए आए और क्लास में केवल 1 या 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो वैसे तो क्लास चलनी चाहिए क्योंकि बच्चा चाहे 1 हो क्लास चलेगी, लेकिन टेक्निकली क्या ये सही है? बाकी सारे बच्चे क्यों नहीं आए?
तो इसलिए कभी भी क्लास को चलाने के लिए हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होती है। तो उसी तरीके से जब भी सदन को चलाया जाएगा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स वहां पर होगी। तो कहा यह जाता है कि दोनों सदनों में कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चलेगी। अब 10% में लोकसभा के अंदर 533 इलेक्टेड मेंबर्स का 10% होते हैं 55, और राज्यसभा में 245 का 10% होते हैं 25। यानी कि 55 और 25 जब तक यहां पर नहीं होंगे तब तक कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कार्रवाई पूरी तरीके से ध्यानाकर्षण पर निर्भर करती है, यानी कि पार्लियामेंट में अटेंडेंस जैसा कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि सदस्यों की संख्या 10% से कम है तो आप स्पीकर के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, उनको वहां पे अटेंशन क्रिएट करा सकते हैं और उसके बाद सदन की कार्रवाई रुक जाएगी। तो इस पूरी व्यवस्था को कोरम प्रोसीजर, हिंदी में गणपूर्ति के प्रावधान के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में हमें सांसदों के यानी कि सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव सम राइट्स एंड कंडीशन। पहली कंडीशन होती है राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। दूसरी कंडीशन होती है नो चैलेंज इन द कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ द कमेंट्स। और तीसरी कंडीशन होती है नो राइट टू कमेंट ऑन द जजेस। इसको आप आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संसद एक निर्वाचित संस्था है जहां पर लोकसभा को हम लोगों ने या इस देश की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजा है, और हमारे द्वारा चुने गए सांसद वहां पर जाकर हमारे ही लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जब एक सांसद लोकसभा में खड़ा होकर के बोलता है तो वह अपने पीछे की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है? और हमारे देश में आज एक सांसद करीब करीब 4.9 मिलियन की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मोटे तौर पे 50 लाख। तो अगर हम लोकसभा में किसी सांसद को बोलने नहीं देंगे, अपनी बात रखने नहीं देंगे, तो इससे ये मैसेज जाएगा कि हमने 50 लाख लोगों की आवाज को दबा दिया। बस यही कारण है कि लोकसभा के अंदर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, और उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को हम कभी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन हमारे सांसदों को जजों के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर मैं एक पर्सनल कमेंट और जोड़ना चाहता हूं। कल्पना करिए कि एक सभ्य समाज के प्रतिनिधि के तौर पर एक सांसद लोकसभा में पहुंचता है और वो वहां पर जाकर अपशब्दों का प्रयोग करता है, गालियां देता है या मिसबिहेव करता है। तो क्या इस बात से ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि जिस आबादी ने उसे चुनकर के भेजा है वो लोग भी वैसे ही होंगे? क्योंकि हम जैसे हैं वैसा ही हमारा प्रतिनिधि है। अगर हम अनपढ़ हैं तो हमारा प्रतिनिधि भी अनपढ़ ही होगा। अगर हम सभ्य हैं, मैनर्ड हैं, कल्चर हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी वैसे ही होगा। तो लोकसभा में सांसदों का व्यवहार ये बता देता है कि उन्हें किस प्रकार की जनता ने चुन करके भेजा है। हालांकि लोकतांत्रिक पद्धति में उनके पास विशिष्ट शक्तियां हैं जिनके बारे में अनुच्छेद 105 में बताया गया है। आगे की बात करेंगे तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसका नाम है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और अनुच्छेद है 108। 108 में संसद के संयुक्त सत्र की बात होती है। संसद के संयुक्त सत्र का सीधा सा मतलब होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच की दीवार गिरा दी जाए और सारे सांसद एक साथ बैठ जाएं। अर्थात लोकसभा बड़ी होती है, सारे सांसद वहां पे आके बैठ जाएं, या सारे सांसद सेंट्रल हॉल में आकर के बैठ जाएं, वहां पर किसी विषय पे चर्चा हो जाए। तो कंडीशन इसकी क्या होगी? पहली कंडीशन होगी कि इफ एनी बिल इज पास्ड बाय द हाउस एंड रिजेक्टेड बाय अनदर। यदि किसी बिल को एक सदन ने पारित और दूसरे सदन ने खारिज कर दिया है तो। दूसरी स्थिति होगी इफ डिस्प्यूट अराइज ओवर सम पॉइंट्स ऑफ द बिल। यदि बिल के किसी बिंदु पर कोई विवाद हो गया है तो। और तीसरी और आखिरी कंडीशन होगी कि यदि बिल को किसी एक सदन ने पारित कर दिया है और वो दूसरे सदन में 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो। केवल यही 3 ऐसी स्थितियां होंगी जब संयुक्त सत्र लगाया जाएगा। ध्यान रहे, संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयक पर लगाया जाएगा, विशिष्ट विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं लगाया जाएगा। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा इस संयुक्त सत्र को बुलाया जाएगा।
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट वोट। देखिए, इन दोनों के वोट करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर नॉट इलेक्टेड। वोट वही करेगा जो इलेक्टेड होगा, यानी कि डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड। स्पीकर स्टार्ट्स द ज्वाइंट सेशन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ध्यान रहे लोकसभा स्पीकर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। ओनली ऑन द ऑर्डिनरी बिल, केवल साधारण विधेयकों पर ही ज्वाइंट सिटिंग लगेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं लगेगी और मनी बिल पर भी नहीं लगेगी। ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन वोट 4 टाइम ज्वाइंट सेशन। 4 बार हमारे देश में ऐसा हो चुका है जब संयुक्त सत्र लगा हुआ है, 1961, 78 और 2001। ध्यान रहे ज्वाइंट सिटिंग्स की कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे पहली कंडीशन है इम्पीचमेंट, दूसरी कंडीशन है मनी बिल और तीसरी कंडीशन है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग कभी लगाया जाना है तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई मतलब नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग में ऐसा कभी नहीं होगा। मनी बिल भी कभी ज्वाइंट सिटिंग में नहीं आएगा और संविधान संशोधन विधेयक भी कभी भी ज्वाइंट सिटिंग में नहीं आएगा। तो नो ज्वाइंट सेशन, इन स्थितियों में कभी भी संयुक्त सत्र नहीं लगेगा। तो ये था अनुच्छेद 108 जिसमें ज्वाइंट सेशन की बात करी गई है। ज्वाइंट सेशन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी बिल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है और अनुच्छेद 110 A to G, आर्टिकल 110 सब क्लॉज A to G, ये हमको बताता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल के बारे में। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। अब आप मनी बिल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पहले के ज़माने में जब मोनार्कियल रूल हुआ करते थे, राजतंत्रात्मक शासन होता था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर राजा होते थे और राजा के पास एक राजकोष होता था। लेकिन आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास भी तो राजकोष होगा, लेकिन हमने आज के राजकोष को अपनी सुविधा के लिए अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। उदाहरण के तौर पे एक फंड सरकार के पास है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि। दूसरा फंड सरकार के पास है जिसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की आकस्मिक निधि। तीसरे फंड को पब्लिक फंड यानी कि लोक निधि कहते हैं। चौथे फंड को गोल्ड रिजर्व यानी कि स्वर्ण भंडार कहते हैं और पांचवें फंड को करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता या विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व भी कहा जाता है। इनमें से जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये फंड हमारे बचत खाते के जैसा कार्य करता है। तो जिस तरीके से हमारे घरों में बचत खाता है, मेरे और आपके पास भी एक एक सेविंग अकाउंट है, तो हम लोग सेविंग अकाउंट का यूज़ आखिर करते क्यों हैं? ताकि हमारे जो भी आमदनी का स्रोत है वो सारा पैसा सेविंग अकाउंट में आए और फिर हमें जो भी खर्च करना होगा, अपने घर में जो भी चीज़ सामान लाना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी उस फंड से किया जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से भारत सरकार का भी बचत खाता है और उस बचत खाते को कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। लेकिन इसमें तो बहुत सारा पैसा रहता होगा, तो इस खाते के अंदर जो पैसा है वो जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों से आता है और जो पैसा निकाला जाता है वो एक्सपेंडिचर जो सरकार के हैं उसके लिए निकाला जाता है। तो इस खाते से पैसे को निकालने के लिए आपको चाहिए एक चेक, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा नहीं निकलना है, एटीएम से नहीं काम चल पाएगा। तो बस वही चेक जिससे यहाँ से पैसा निकाला जाएगा, उस चेक को कहते हैं मनी बिल यानी कि धन विधेयक। अगर धन विधेयक की बात आपको समझ में आती है तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि धन विधेयक लाने का पूरा अधिकार सरकार का है, क्योंकि इस देश की जनता ने सरकार को चुना ही इसलिए है। इसीलिए धन विधेयक को कभी रोका नहीं जा सकता। धन विधेयक को केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जाएगा और राज्यसभा इस बिल को 14 दिनों से ज़्यादा अपने पास नहीं रोक सकती है। अगर रोकना भी चाहेगी तो वो 15th ऑफ डे अपने आप पास मान लिया जाएगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बिल पर किसी भी प्रकार के वीटो का राइट नहीं होता है। तो बजट भी एक प्रकार का मनी बिल हो गया। गवर्नमेंट यूज कंसोलिडेटेड फंड टू मेक मनी बिल। मनी बिल हेल्ड इन लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा में आता है। स्पीकर इस बिल पर साइन करेगा तभी आपको पता चलेगा कि यह मनी बिल है।
मनी बिल की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि आर्टिकल नंबर 110 A to G एंड प्री साइंड बाय द स्पीकर, तो लोकसभा के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। अ बिल पास टू द अनदर हाउस बट द मनी बिल ओनली वैलिड फॉर 14 डेज इन राज्यसभा, आफ्टर 14 डेज मनी बिल ऑटोमेटिक पास। 14 दिनों तक राज्यसभा रोक सकती है, फिर भी अगर मनी बिल पर बात नहीं बनी तो 15वें दिन उसे अपने आप पास मान लिया जाएगा। और मनी बिल कैन नॉट बी रिकंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। तो ये थी कहानी मनी बिल की। मनी बिल तो आता ही रहता है, इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कब आया और कितनी बार आया, तो ये सारी कहानी से कोई मतलब आपका है नहीं। तो मनी बिल की कहानी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बजट में। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में चर्चा करता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो मनी बिल और बजट लगभग एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि जब भी बजट लाया जाएगा तो मनी बिल या धन विधेयक के रूप में ही लाया जाएगा। बजट की जब डिटेल्ड एनालिसिस हमें करनी होती है तो उसके लिए हम इकॉनमी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमको बजट संबंधी केवल प्रावधान पढ़ने होते हैं तो फिर हम पॉलिटी की चर्चा करते हैं। तो पॉलिटी के अंदर पार्ट नंबर 5 के आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट का प्रावधान है। जहां से पूछा जाने वाला जो सबसे आसान सवाल है वो यही है कि बजट को बजट नहीं कहा गया है कभी भी, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि बजट शब्द हमें भारत के संविधान में कहीं नहीं मिलता है। अब बजट है क्या? तो भारत सरकार का जो बचत खाता है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड है, उससे आय और व्यय का ब्यौरा, कितना पैसा आया और कितना पैसा किस काम के लिए निकाला गया, बस इसी का हिसाब किताब बजट है। बजट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा, चूंकि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन राष्ट्रपति बजट को बनवाने के लिए अपने अधिकारियों, कर्मचारियों सभी का प्रयोग कर सकता है। और बजट केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, और बजट को पेश करना, बजट को प्रस्तुत करना, यह भारत सरकार के वित्त मंत्री का कार्य होगा, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर। तो यहां पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आजाद भारत का पहला बजट आखिर किसने प्रस्तुत किया था, और वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमें स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स भी मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार के पास एक संचित निधि है और एक आकस्मिक निधि है, तो कभी कभी सरकार को आकस्मिक निधि से भी पैसा निकालना पड़ता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में भी पैसा निकालना पड़ता है। तो उस इमरजेंसी के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उसे फाइनेंशियल बिल्स के अंतर्गत रखा जाएगा, आर्टिकल 114 के अंतर्गत रखा जाएगा। बोथ द हाउस हैव इक्वल पावर ऑन द फाइनेंशियल बिल। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक में एक अंतर ये होता है कि धन विधेयक में केवल लोकसभा को पावर है, जबकि वित्त विधेयक में राज्यसभा को भी पावर है। ध्यान रहे, आपको कभी भी इमरजेंसी में अगर पैसे की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पे कई लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन पर्सनल यूज के पैसे के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी है। तो ज्वाइंट सेशन कैन बी ऑकर ड्यूरिंग फाइनेंशियल बिल। यदि वित्त विधेयक को लेकर के कोई विवाद हो गया तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है। फाइनेंशियल बिल कैन नॉट बी रिकंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट, हालांकि इसे भी रिकंसिडर राष्ट्रपति नहीं करेगा। फाइनेंशियल बिल मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा एंड मनी बिल इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा में पारित करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में आप वहां से पैसा ले रहे हैं। तो ये थी कहानी फाइनेंशियल बिल की। और अब आते हैं आखिरी आर्टिकल, ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3। सबसे पहले आप डायरेक्ट याद रखिए कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है। तो 123 का संबंध है राष्ट्रपति के द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश से। अध्यादेश होता क्या है, पहले आप इसे समझिए। हमारे देश में संसद का काम है कानून बनाना, लेकिन संसद कानून तभी बनाएगी जब वो बैठी होगी, यानी कि हमारे सांसद जब दिल्ली में उपस्थित होंगे, पार्लियामेंट में बैठे होंगे, तब ना कानून बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमें अचानक से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है और संसद वहां पर नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर कोरोना क्राइसिस के दौरान आप लोगों ने देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, और जब भी हमारे हेल्थ वर्कर्स कहीं पर सैंपल लेने जा रहे थे तो कुछ विशेष समुदायों ने उन पर या तो पत्थरबाजी करी या कोरोना की वैक्सीन और सैंपलिंग को लेकर के मिसकंसेप्शन क्रिएट किया।
तो ऐसे में डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर हमले होने लगे। अब इन हमलों को रोकने संबंधी कोई कानून हमारे देश में नहीं था। एक पुराना कानून था भी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, लेकिन वो इतना पुराना कानून था कि उसमें इन सब चीज़ों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे। तो अब सरकार क्या करेगी? लॉकडाउन लगा है, पार्लियामेंट तो छोड़िए, आप अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थितियों की सूझबूझ और समझ आज से 70 साल पहले ही रख ली थी, जिसमें कहा यह गया कि अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो कार्यपालिका समस्त विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटरी सारी लेजिस्लेचर पावर्स अपने हाथों में ले सकती है। कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, संसद की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकती है और बिल को लोकसभा, राज्यसभा में पास कराने के प्रोसेस को खत्म करके सीधा प्रेसिडेंट से साइन करा लिया जाएगा और जब संसद वापस बैठेगी तो उसको संसद में पास करा लेंगे। यानी कि एक शॉर्टकट तरीके से प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुरूप कानून बना देना ही ऑर्डिनेंस है। अब समझ लेते हैं कैसे। The condition will all the legislative power is to be transferred to executive the provision of ordinance. Ordinance shall be released by the president on the advice of PM within the time period of 6 weeks. 6 सप्ताह के भीतर भीतर संसद को बुलाकर इसे पास कराना ही होगा। Ordinance shall be approved by the both of the house, और दोनों ही सदनों के द्वारा इसकी स्वीकृति भी हो जाएगी। It shall be valid for maximum 1 year when one of the house not pass the ordinance. और किसी विशेष परिस्थिति में अगर ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया संसद ने तो भी ये 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। शायद इसीलिए एक परंपरा ऐसी चली आ रही कि जब भी कभी ऑर्डिनेंस आएगा तो उसे संसद के दोनों सदन स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि उससे जो भी बेनिफिट्स या मेरिट्स या डिमेरिट्स जो भी हैं उस कानून से संबंधित वो 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आज की चर्चा जो हम लोगों ने आर्टिकल 79 पे शुरू करी थी वो 123 पे जाकर के समाप्त होती है और इस चर्चा का निष्कर्ष ये है कि पूरी पार्लियामेंट की कहानी खत्म होती है और पार्लियामेंट से सभी प्रावधान जो हैं वो भी समाप्त होते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा और इससे संबंधित जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्लियर कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जुडिशरी को एनालाइज करेंगे और जल्द ही दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा।